जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। सबसे पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई। आज 5 फरवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ दो काम तो आप लोग को ज़रूर करना चाहिए। एक तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ मैं वहाँ प्रोवाइड करता हूँ आपको, और इस तरह से जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि उस न्यूज़ को ज़रूर आप लोग पढ़ें जो न्यूज़ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। कमीशन की तैयारी में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट यही है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन सा न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होता है उसी को मैं टिक करके प्रोवाइड करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस पिछले कुछ दिनों से मैं वीकली कर रहा था, वीक में 2 दिन कर रहा था, मंडे और फ्राइडे। अब मैं फिर आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस करूंगा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का, लेकिन मंडे और फ्राइडे को कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे और रेस्ट डे जो है हम लोग ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। समरी एटलीस्ट डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ का कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मंडे एंड फ्राइडे को कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस होगा और रेस्ट डे जो होगा ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं पुट अप कर रहा हूँ, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। मैंने बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पे स्पेशल वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को होगी। क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 के लिए भारत की विकास दर क्या अनुमानित की गई है। यानी 2021-22 का भारत का विकास दर जो है कितना प्रिडिक्ट किया गया है। ऑप्शन ए है 9.1%, बी है 9.2%, सी है 9.3% या डी है 9.4%। सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। ये जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के बजट में भी डिस्कस किया गया है। बजट में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। बजट में ये तीनों ही बातें कही गई थी कि सरकार फसल विविधीकरण को लेकर के काम करेगी, सरकार नेचुरल फार्मिंग को लेकर के काम करेगी, और नेचुरल फार्मिंग को लेकर के काफ़ी स्टेप का भी जिक्र किया गया था। जैसे नेचुरल फार्मिंग को देश में बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले गंगा नदी के जो गंगा नदी है उसके 5 किलोमीटर के रेंज में, इधर 5 किलोमीटर और इधर 5 किलोमीटर के रेंज में पहले चरण पे प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा और एमएसएमई को प्रभावी बनाया जाएगा। इन तीनों काम के लिए एक कमेटी सरकार गठित करेगी, और कब करेगी, जो अभी यूपी का चुनाव होने वाला है या 5 राज्यों का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसके बाद सरकार ये कमेटी गठित करेगी। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये है कि एमएसएमई को लीगल गारंटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसको लेकर के ये कमेटी विचार करेगी। आप सभी को ज्ञात होगा कि किसान आंदोलन जो चल रहा था उसमें जो मांगे थी, उसमें एक महत्वपूर्ण मांग ये थी कि एमएसएमई को आप लीगल गारंटी दीजिए, राइट। तो उसको लेकर के ये समिति विचार करेगी। साथ ही साथ एमएसएमई अभी तक 22 फसलों को एमएसएमई दिया जाता है, ये अधिक इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है ये अधिक इंपॉर्टेंट है, 22 फसलों को एमएसएमई दिया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और साथ ही साथ इसको अगर आप देखेंगे कि महिला किसानों के प्रशिक्षण को लेकर के कृषि उत्पाद संगठन यानी एफपीओ की गठन किया जाएगा। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट ओवरऑल, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। डिजी लॉकर पे उपलब्ध डिग्री व दस्तावेज माने जाएंगे वैध। कुछ दिन पहले मेरा पर्स खो गया था और मेरे पर्स में मेरा डीएल था, ड्राइविंग लाइसेंस था।
तो ड्राइविंग लाइसेंस भी खो गया। लेकिन डिजी लॉकर पे मेरे पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है। डिजी लॉकर एक ऐप होता है, सरकार का ऐप होता है, उसमें गवर्नमेंट दस्तावेज सेव होते हैं। तो मुझे अगर कहीं पुलिस पकड़ेगी तो मैं जो डिजी लॉकर पे जो मेरा सेव डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो दिखा सकता हूँ, उसको वैध माना जाएगा। उसको पुलिस नहीं मानने जैसी बात नहीं है, या पुलिस मानने से इनकार नहीं कर सकती है। तो डिजी लॉकर पे जो भी आपके दस्तावेज होंगे, चाहे वो आधार कार्ड आपको हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पासपोर्ट हो, या चाहे कोई शैक्षणिक दस्तावेज हो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे दस्तावेज वैध होंगे, कोई इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता है। प्रोफेसर जगदीश बने यूजीसी के नए अध्यक्ष। प्रोफेसर जगदीश जो अगर आप देखेंगे तो जेएनयू के ये डीन हैं, जेएनयू के ये कुलपति हैं, और ये यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। अगर यूजीसी की स्थापना से पहले हम देखते हैं कि 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पारित हुआ था। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पारित हुआ था, और ये रेले आयोग की अध्यक्षता में गठित कमेटी के रिकमेंडेशन पे पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन के पीरियड था। लॉर्ड कर्जन ने उच्चतम शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए रेले कमीशन का गठन किया था, और उसी के रिकमेंडेशन पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की मैं बात करूं, यूजीसी की मैं बात करूं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति के सिफारिश पे 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किया गया था। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस समिति पे किया गया था? हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति के सिफारिश पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना किया गया था, और इसको बाद में सांविधिक दर्जा दिया गया था 1956 में। तो पहले इस कमेटी की स्थापना किया गया, बाद में 1956 पे इससे संबंधित एक्ट संसद के द्वारा पारित करके इस समिति को सांविधिक दर्जा दिया गया था, लीगल बॉडी बनाया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक सुझाव देने का काम करती हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और उसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। तो ये बेसिक पॉइंट है जो यूजीसी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। और एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि प्रोफेसर जगदीश जो है यूजीसी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। आज होगा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण। देखिए देश में कई सारे स्टैच्यू बने हैं, तो आज स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण होगा। इससे पहले आप देखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था, स्टैच्यू ऑफ पीस बना था, और आज होगा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा जो हैदराबाद में स्थापित हो रही है। अब आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी या किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से रामानुजाचार्य आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। संत रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना किया था, इनका कौन सा मत था, वो सब आप लोग देख लीजिएगा, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पेगारस मामले पे सियासत तेज लेकिन जांच धीमी। देखिए पेगारस को लेकर के, जो पेगारस स्पाईवेयर है जो आपके व्हाट्सएप में इनबिल्ट किया जाता है और आपके व्हाट्सएप का इंफॉर्मेशन चुराया जाता है पेगारस के द्वारा, तो इसको जांच करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति बनाया था, न्यायमूर्ति रविंद्रन समिति। तो रविंद्रन समिति का गठन किया गया। अब ये जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि जो जांच कर रही है उसमें कोई लोग आ ही नहीं रहा। जांच में समिति के सामने कोई व्यक्ति आकर के ये नहीं बोल रहा है कि मेरे जो है व्हाट्सएप पे या मेरे फ़ोन को सरकार हैक किया है या मेरे फ़ोन को हैक किया गया है पेगारस के द्वारा। तो जांच में जब लोग ही उसके पास नहीं आ रहे तो कमेटी क्या करेगी? तो वहीं पे न्यूज़ दिया हुआ है कि अभी कोई लोग सामने नहीं आ रहा है कि मेरे
व्हाट्सएप को स्पाईवेयर या पेगासस के द्वारा उसको इन्फेक्टेड किया गया है या मेरी इन्फॉर्मेशन चुराई गई है। कल भी हम लोग डिस्कस किए थे इस न्यूज़ पे। मैंने आपको बोला था कि हरियाणा के जो दो सिटी है, बहुत महत्वपूर्ण सिटी है जो दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। एक तो गुरुग्राम है, गुरुग्राम इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। दूसरा है फरीदाबाद। हरियाणा में एक बिल लाया हरियाणा सरकार के द्वारा, और वो बिल था कि निजी कंपनियों में 75% आरक्षण जो है हरियाणा के युवाओं को मिलेगा। अब सवाल ये होता है कि हरियाणा में बहुत सारी जो कंपनी हैं, गुरुग्राम या फरीदाबाद में जो बहुत सारी कंपनी है, HCL है, विप्रो है, एसेंचर है, बहुत सारी जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें 75% अगर युवा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के रहेंगे तो हो सकता है उन कंपनियों को अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पाए। क्योंकि अगर आप जाकर देखेंगे HCL में, जाकर देखेंगे विप्रो में या अन्य कंपनी में, तो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ आपको बिहार और यूपी का मिलेगा। उसमें मैक्सिमम इंजीनियर बिहार और यूपी का मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस डिसीजन पे तत्काल रूप से रोक लगा दिया था, और उसी के अगेंस्ट में हरियाणा सरकार गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय और फिर रिक्वेस्ट कर रही है हरियाणा सरकार कि हमको परमिशन दीजिए कि हम अपने यहाँ निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को लागू कर सकें। सरकार कॉरपोरेट टैक्स की निचली दर पे 2 वर्ष बाद कर सकेगी समाप्त। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या, अगर मान लीजिए आप कोई उद्योग लगाते हैं भारत में, तो कॉरपोरेशन टैक्स एक टैक्स है जो आपको सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार के जो रिवेन्यू सोर्सेस होते हैं, सरकार को जो पैसा मिलता है, उसमें एक अच्छा खासा मात्रा होता है कॉरपोरेशन टैक्स का। जो कोरोना आया था, कोरोना से पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था कोई अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं थी, भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। तो ऐसे कंडीशन में आई थिंक 2018 या 19 के समय में जो हमारे देश के वित्त मंत्री थे, उन्होंने अनाउंस किया कॉरपोरेशन टैक्स में उन्होंने भारी कमी करते हुए कहा कि जो नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, नया जो प्लांट देश में लगेगा, तो 2018 के लास्ट में या 19 के प्रारंभ में वित्त मंत्री के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया था, और वो अनाउंसमेंट ये था कि जो नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं या जो कंपनी भारत में नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी, उसको 15% का कॉरपोरेशन टैक्स देना होगा, जो नया प्लांट लगेगा। और जो पुराने प्लांट है उसको 22% का कॉरपोरेशन टैक्स देना पड़ेगा। पहले कॉरपोरेशन टैक्स की मात्रा आई थिंक 30% के आसपास थी। तो कॉरपोरेशन टैक्स को सरकार ने घटा दिया। क्यों घटा दिया? क्योंकि सरकार का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगे, और उसको लेकर के सही में काम हुआ भी कुछ हद तक। और इसलिए यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के लगातार क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछा गया था 2021 में। तो 15% जो ये नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या जो नया प्लांट भारत में लगेगा उस पर जो कॉरपोरेशन टैक्स लगाया गया था, वो पहले मार्च 2023 में समाप्त हो रहा था, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा करके मार्च 2024 कर दिया गया। तो यही बेसिक इंफॉर्मेशन है, बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिवालिया प्रक्रिया से नहीं बचेगी कंपनियां की विदेशी संपत्तियां। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में आया, और तब से लेकर के अब तक लगातार चर्चा है। प्रत्येक वर्ष इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी इस पर कई बार हमने डिस्कस किया है। चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु और इंदौर में बनेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये जगह है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब मतलब होता है कि वहाँ से जो है ट्रेन की भी सुविधा होगी, यानी ट्रेन से भी माल इधर लाया जा सकता है या ले जाया जा सकता है। वहाँ से प्लेन की सुविधा होगी, कार्गो के द्वारा, कार्गो प्लेन के द्वारा भी सामान को लाया जा सकता है या ले जाया जा सकता है। वहाँ से नदी की भी सुविधा होगी, ताकि समुद्र के माध्यम से भी या नदी के माध्यम से भी सामान को, जल परिवहन के माध्यम से सामान को ले जाया जा सकता है। और वहाँ NH की सुविधा होगी।
तो एक जगह जहाँ सारी सुविधा इस तरह की होगी उसको कहा गया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब। बजट में इसका प्रोविजन किया गया था, हमने डिस्कस किया था बजट में कि चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु और इंदौर में बनेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब। इसको लेकर के बजट 2022-23 में ऑलरेडी डिस्कस किया गया था, बजट का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने चर्चा किया। खाद्य तेलों पे स्टॉक लिमिट जून तक। देखिए खाद्य तेल बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर कमोडिटी हम विदेश से आयात करते हैं उसमें सबसे अधिक पैसा हम खपाते हैं या सबसे अधिक हमारा विदेशी मुद्रा खर्च होता है वो खाद्य तेल में। और इसको लेकर के खाद्य तेल में भारत आत्मनिर्भर हो, इसको लेकर के सरकार पाम ऑयल मिशन भी लाई थी। इसको लेकर के बजट में भी जिक्र किया गया और पिछले 3-4 वर्ष से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है। तो खाद्य तेल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत इसमें किस तरह से आत्मनिर्भर हो ये भी जानना जरूरी है और बजट में भी इसका डिस्कस किया गया। इसको भी देख लीजिएगा। आईएमएफ ने भारत के बजट को भविष्य केंद्रित बताया है। अगेन ये जो पूरा एडिटोरियल है मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बजट में भी डिस्कस किया था। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि ये समझना आपको ज़रूरी है कि आखिर 2022-23 का ये जो बजट आया है 2022 में, ये बजट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बजट 2022 के बाद 2023 का बजट आएगा और 2023 के बाद जो है 2024 का जो बजट होगा वो 24 का बजट फुल बजट नहीं होता, वो अंतरिम बजट होता। सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी जब भी इलेक्शन का ईयर होता है। 2019 का ईयर आप याद कर लीजिए। 2019 का ईयर आप याद कीजिए। 2019 के वर्ष में जो सरकार 1 फरवरी को बजट लाई थी वो अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट क्या होता है कि जब भी लोकसभा का चुनाव होने वाला होता तो लोकसभा के चुनाव के पहले जो सरकार के द्वारा बजट लाया जाता है वो फुल फ्लेज्ड बजट नहीं होता, वो ऐसा बजट होता है कि जिससे तत्कालिक खर्चा चल सके, तो उसको अंतरिम बजट कहते हैं। तो 2019 का पहले अंतरिम बजट आया फरवरी में और उसके बाद 2019 का जो फुल फ्लेज्ड बजट आया नई सरकार बनने के बाद आया था जुलाई में। तो यही कंडीशन होगा 2024 में। 2024 में जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा अंतरिम बजट लाया जाएगा और उसके बाद जो नई सरकार चुन के आएगी, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी की भी हो, उसके द्वारा फुल फ्लेज्ड बजट लाया जाएगा जून जुलाई में। तो इसलिए 2024 में सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। 2023 में सरकार बस इतना करेगी कि सरकार लोक लुभावन वादे करेगी। तो सरकार जितना भी स्टेप उठाएगी 2023 में वो लोक लुभावन स्टेप उठाएगी, यानी सरकार जो है पैसा अधिक से अधिक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि सरकार नेक्स्ट टाइम रिपीट हो सके। हर एक सरकार यही करती है। तो इसलिए 2022 का इंपॉर्टेंट था ईयर कि 2022 में सरकार के पास अंतिम मौका था कि सरकार भविष्य को लेकर के कोई स्टेप उठा सकती थी और सरकार ने किया भी यही। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 35% इंक्रीमेंट करके 7.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के। तो कई सारी सरकार ने स्टेप उठाए हैं कि 2047 तक जब हम अपनी आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे उस समय तक भारत की तस्वीर क्या होना चाहिए, इसको लेकर के 2022-23 के बजट में जिक्र किया गया है। बजट पे सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। इंडिया इजराइल रिलेशन अभी के समय में सबसे अधिक इंपॉर्टेंस में एक है इंडिया इजराइल रिलेशन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर इसका भी जिक्र किया गया है बजट में जो है इसका भी जिक्र किया गया है। सरकार नॉर्थ ईस्ट के विशेष ध्यान दे रही है। सरकार नॉर्थ ईस्ट पे क्यों ध्यान दे रही है, सरकार पर्वतीय क्षेत्रों पे क्यों ध्यान दे रही है, उसका 2 रीजन है। एक रीजन तो यह है कि नॉर्थ ईस्ट का अगर डेवलप होगा या पर्वतीय क्षेत्र हमारा डेवलप होगा तो चीन के साथ हमारी बाउंड्री डेवलप होगी। चीन के साथ जो हमारा गतिरोध चलता है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे कंडीशन में हमें चीन के साथ जो हमारी सीमा है उसको डेवलप करना आवश्यक है ताकि हमारी सेना आवश्यकता पड़ने पे ससमय पहुंच जाए बॉर्डर पे। दूसरा रीजन ये है कि भारत सरकार की एक नीति है लुक ईस्ट नीति, जिसको अब एक्ट ईस्ट नीति बना दिया गया। एक्ट ईस्ट नीति
हम म्यांमार के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, इसलिए एक्ट ईस्ट नीति पे काम कर रही है सरकार। और अगर हम आसियान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, इसलिए सरकार एक्ट ईस्ट नीति पे काम कर रही है। और एक्ट ईस्ट नीति को सफल बनाना है तो हमें आवश्यकता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है उसको ध्यान देना होगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, वहाँ पे रोड बनाना होगा, वहाँ पे रेलवे बनाना होगा। चूँकि हम कनेक्टिविटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जो है दक्षिणी चीन सागर तक पहुँच जाए। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड जो हाईवे है वो डायरेक्टली पहुँच जाए कहाँ पे? दक्षिणी चीन सागर तक। इसके लिए हमें नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को डेवलप करना होगा। और साथ ही साथ अगर आप भारत की अगर मैप देखेंगे, भारत का मान लीजिए ये मैप है, भारत 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ, इधर से और नीचे। भारत के ऊपर जो है इधर है हिमालय है, इधर एक्सेस नहीं है। इधर पाकिस्तान है जो हमें रास्ता नहीं देता है, तो सिर्फ इधर ही हमें रास्ता मिल रहा है। तो हम अगर इधर जाना चाहते हैं, यानी पूर्व के क्षेत्र में हमें रास्ता दे रहा है, म्यांमार ही रास्ता दे रहा है। तो रोड के माध्यम से अन्य देश के साथ हम संबंध इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यकता है कि हम नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को इंप्रूव करें। इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसको लेकर के एक कमिटी बनाया गया था। भारत में डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के एक समिति बनाया गया था जिसको बोलते हैं जस्टिस BN श्रीकृष्णा समिति। जस्टिस BN श्रीकृष्णा समिति के रिकमेंडेशन पे डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लॉ आया था, या डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था, जिस बिल को लोकसभा में पेश किया गया। और लोकसभा क्या किया कि उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया। तो वर्तमान में वो जो है संसदीय समिति के पास विचाराधीन है। इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं और इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चाइना में जो विंटर ओलंपिक की शुरुआत हुई है उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। पड़ोसी देशों को डराता है चीन, ये अमेरिका का कहना है। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। लौटते हैं क्वेश्चन पे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 के लिए भारत का विकास दर कितना अनुमानित किया गया? तो वो किया गया 9.2%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9.2%। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।